में ही दोपहर 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम सांसदों को भी और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी इन्विटेशन भेजा गया है। लेकिन करीबन 20 जो विपक्षी पार्टियां हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए मना करती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों का दावा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे हैं वो गलत है संविधान के हिसाब से और राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस बात भी कही है अपनी तरफ से कि जिस तरह से प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं वो गलत है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अगर विवादों की बात की जाए तो 28 मई को ही वीर सावरकर की जयंती भी है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस खासी नाराजगी अपना व्यक्त करती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना पड़ेगा पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पे गया है कि क्या 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगा। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल औरैया दौरा है। सुबह 10:40 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जहां से वह सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचेगी, जहां पर वह जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया के चिचौली स्थित 100 शैय्या अस्पताल पर पहुंचेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं को परखेंगे। देखा जा रहा है कि जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं वहां पर जनपद में किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर के परखते हैं और संबंधित लोगों को निर्देश भी देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग में साफ सफाई से लेकर के सारे व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर वह जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद आज कांग्रेस मुख्यालय पर ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लखनऊ, कानपुर, बनारस जैसे कई शहरों से कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। इस बार भी कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के बाकायदा एक आयोजन किया गया है। हालांकि इस आयोजन में ओबीसी आरक्षण को लेकर के कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि 7 तारीख को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बड़ी जनसभा भी कराई जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की इस जनसभा जो 7 तारीख को होनी है उसमें किस तरीके के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को उठाया जाता है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और लगातार 1 साल से जब से वो बंद हुए हैं उनका 35 से 36 किलो वजन घट भी गया है। हालांकि 22 मई को वो वॉशरूम में गिर गए थे और उनकी हालत काफ़ी गंभीर हुई थी और उन्हें अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया और उसके बाद दोबारा उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और आज सुबह की खबर आपको बता दें कि आज सुबह भी फिर से दोबारा सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हुई है और उन्हें सबसे पहले डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से जब राहत नहीं मिली तो वहां से उन्हें जो है एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, वो भी ऑक्सीजन पर। और अभी की जो खबर आ रही है वो ये है कि सत्येंद्र जैन को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनकी हालत जो है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन जब से बंद है तब से आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही है और आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के जो है ट्वीट कर रहे हैं और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से अभी कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि आखिर सत्येंद्र जैन को किस तरह के प्रिकॉशंस देने चाहिए और क्या कुछ चीज़ें हैं।
कैमरा पर्सन राज के साथ काजल सिंह, प्राइम न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया खेलों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ किया गया। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खेल मंत्री भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया खेलों के तहत करीब 4700 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। लखनऊ, कानपुर, बनारस जैसे शहरों में खेलो इंडिया खेलों के तहत ये कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि इसका समापन 3 तारीख को किया जाएगा, बनारस में इसका समापन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए जो खिलाड़ी खेलों में रुचि रखते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस खेलो इंडिया खेलों के तहत कि खिलाड़ियों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। बुलंदशहर में नरकूपुर पर सो रहे वृद्ध किसान महावीर सिंह करीब 65 वर्षीय की हत्यारों ने पिटाई के बाद नारे से गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। परिजनों ने रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वारदात के बाद एसपी सिटी और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारोपी की तलाश में जुट गई है। एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच के बाद एसपी सिटी ने बताया कि उधार और ब्याज के रुपए को लेकर लेन देन की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता और गहनता से जांच कर रही है। एसपी सिटी ने औरंगाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक को शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र गांव सुराजवाली का है। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। हमीरपुर में आज अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर चला है। आपको बता दें, नगर पालिका ने 132 लोगों को अवैध अतिक्रमण किए हुए जो थे उनको नोटिस जारी किया था और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के अंदर जो भी अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें हटा ले, अन्यथा पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समय बीत जाने पर भी जो अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उस पर आज नगर पालिका ने बुलडोजर चला दिया। 132 लोगों को नोटिस दी गई थी। यह बुलडोजर हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र के सुभाष बाजार के अंदर चलाया गया, जहां पर दुकानदार, सब्जी व्यापारी जो भी गुमटियां रखे थे, टीन बढ़ा के आगे रखे हुए थे, उन पर बुलडोजर चला है। इससे दुकानदारों का लाखों का नुकसान भी हुआ है। कुछ ऐसे दुकानदार थे जिनका जीवन यापन उसी दुकान से चलता था, रोज कमाने खाने वाले थे, लेकिन उनकी भी दुकानों पर बुलडोजर चला है। हमीरपुर के कई इलाके चिन्हित किए गए हैं जिसमें अवैध अतिक्रमण है। हालांकि अभी सिर्फ उन्हीं दुकानों पर बुलडोजर चला है जिनको नोटिस दी गई थी। फिलहाल ये नगर पालिका की अवैध अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जनपद पर जारी है। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो निचले स्तर के जो दुकानदार हैं, जिनका रोज कमाना खाना पट्टी दुकानदार हैं, उनका हुआ है। क्योंकि उन्हीं उसी दुकान से उनकी रोजी रोटी चला करती थी, लेकिन आज नगर पालिका के बुलडोजर ने उन्हें थोड़ा सा मौका भी नहीं दिया, जबकि वो दुकान खाली कर रहे थे और अपना जो भी अतिक्रमण था वो हटा रहे थे। लेकिन नगर पालिका के बुलडोजर चलने से अब उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट छा गया है। फिलहाल अभी नगर पालिका ने 132 जो दुकानें चिन्हित की थी जो अवैध अतिक्रमण किए थे उन पर बुलडोजर चलाया है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। झांसी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने क्षेत्र में लूट, डकैती, छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, जिनकी झांसी की पुलिस को काफी दिनों से खोज थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। लेकिन आज झांसी की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी तुलसी पांडे द्वारा कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, लूट और डकैती, छिनैती जैसी घटनाओं को लेकर उन्होंने टीम गठित की और गठित टीम द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही थी, जिसको लेकर रात्रि के समय
मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी अपने हमराहियों के साथ रात्रि गश्त पर थे, तभी सूचना मिली कि कुछ लोग वाजपेयी तालाब के पास डकैती की योजना बना रहे हैं, जिन्हें घेर कर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनके पास से अवैध असलहा सहित नकदी तथा जेवरात बरामद किए। इसके साथ ही चोरी में उपकरण भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को पकड़कर हिरासत में लिया और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि उक्त लोगों द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में कई चोरी की और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देना कबूला है, जिसके बाद अब इनको पकड़कर और भी पूछताछ की जा रही है तथा इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव धनकुना का एक मामला सामने आया है, जहां करंट लगने से एक ही परिवार के पिता पुत्र की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव धनकुना का है, जहां बेटी नल पर लगी मोटर को खोलने गई। उस दौरान 12 वर्षीय बेटी को करंट लग गया, जिसके कारण वो नल से चिपक जाती है। बेटी को चिपकते देख भाई उसको बचाने के लिए गया और भाई भी उस करंट लग जाता है और उसके बाद तुरंत पिता अपने बेटे को बचाने गया। इस दौरान बेटी तो बच गई, पिता पुत्र की दोनों की मौत हो जाती है। आनन फानन में परिवारजनों ने पीलीभीत जिला अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया। वहीं बेटी सकुशल है, वहीं पिता पुत्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव धनकुना का है, जहां अब दोनों की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब और बच्चों के भी खाने कमाने की बात सामने आती है कि एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, वहीं बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से जहां लोग पूरी तरीके से परेशान हो रहे थे, वहीं रायबरेली में भी विगत कई दिनों से तापमान के चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। लोग गर्मी से बेहाल थे। जहां एक और बिजली की कटौती थी, तो वहीं गर्मी का भी तापमान सराखों पर था। लेकिन सुबह से ही मौसम बदला और तेज रफ्तार हवाओं और पानी के साथ जिस तरीके से बारिश हुई, तो कई पेड़ भी धराशायी हो चुके हैं। हम इस वक्त रायबरेली के विश्वनाथगंज चौराहे के पास खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज आंधी के चलते ये पेड़ गिर गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि गर्मी की बात जिस तरीके से लगातार मौसम का तापमान ज्यादा रहा, उसके बाद क्या रहा। भैया क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, लगातार गर्मी कई दिनों से पड़ रही थी, उसके बाद से मौसम में अब क्या बदलाव? बहुत बढ़िया मौसम है जी, एकदम फिट। कितनी गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर? गर्मी 37-40 डिग्री पारा पहुंच गया। अब तो मान लो 28, 24, 25 बचा हुई। भैया क्या नाम है आपका? नागेश सिंह। नागेश जी, यहाँ पेड़ गिर गया है, किसी तरीके की कोई घटना तो नहीं हुई? जी, घटना कोई नहीं हुई, लेकिन गर्मी कल से बहुत थी। आज पानी गिरा है, इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मल है मौसम। कोई दिक्कत नहीं है। ये पेड़ गिरा है, इससे कोई हादसा नहीं हुआ है, न कोई दिक्कत है। लोग अब सुकून से जी रहे हैं और व्यवस्था से ये मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग थे। इनका साफ से कहना है कि लगातार जिस तरीके से 3 दिनों से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अचानक से मौसम बदला और मौसम बदलने के बाद से मौसम खुशनुमा हो गया है। लेकिन ये पेड़ जब गिरा है तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ है। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली। सोनभद्र में शाहगंज थाना अंतर्गत किंगरी गांव के रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई। जब उनके घर वाले शहाबुद्दीन नाम का युवक ने जाके शाहगंज थाने में ये सूचना दिया कि हमारी 3 चचेरी बहनें 23 तारीख को घर से लगभग 2-3 के बीच में लापता हो गई हैं, जिस पे घोरावल के सीओ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल टीम गठित करके अज्ञात के खिलाफ दिनांक 24 तारीख को मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। जब पुलिस को सुराग मिला कि तीनों लड़कियां उस गांव से, किंगरी गांव से निकलकर मडिहान पहुंची थी और वहां पे
एक युवक द्वारा, संदीप शुक्ला नाम के युवक द्वारा, जब उसको अपने घर में रात में रहने के लिए आसरा देने की बात कही तो तीनों लड़कियां उनके साथ उनके घर जा रही थी, मगर रास्ते में छेड़खानी करने के वजह से तीनों लड़कियां वहां से रात में ही भागकर एक आम के पेड़ के नीचे सोई। उसके बाद वो वहां से ऑटो तय कर वहां से चंदौली ज़िले के लतीफ़ शाह के मज़ार पे तीनों लड़कियां चली गई थी, जिस पे पुलिस ऑटो के वालों को जब हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उन लड़कियों के लतीफ़ शाह से सकुशल बरामद कर लिया। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष पर महिला ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की शुरू। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के नसीराबाद नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अली पर नगर पंचायत की रहने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यही नहीं, आपको बता दें कि रायबरेली एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि नसीराबाद की रहने वाली एक महिला ने नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अली पर यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने की तहरीर थाने में दी थी, जिस पर मामले को दर्ज कराया गया है और विवेचना शुरू कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, नसीराबाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि मोहम्मद अली के समर्थक दबी जबान से ये कहने लगे हैं कि ये सारा मामला सत्ता पक्ष के इशारे पर ही किया गया है, क्योंकि मोहम्मद अली पर इससे पहले कोई आरोप नहीं थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता पक्ष के इशारे पर ही इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच में दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब देखना यह होगा कि मोहम्मद अली दोषी होते हैं या फिर बेकसूर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वह सर्वप्रथम आज गुप्तार घाट का निरीक्षण करने पहुंचे और उसके बाद वह रामलला का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है उसकी प्रगति जानने के लिए परिसर में पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया और निरीक्षण किया और जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है और कब तक इस कार्य को अंजाम दिया जा सकेगा। वहीं हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। उसके बाद अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करते हुए समीक्षा बैठक की। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्य सचिव ने एक बैठक यहाँ पर समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी व मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर काफ़ी मंथन किया गया। यह समीक्षा बैठक लगभग 12 बजे शुरू हुई और अब तक यह बैठक अभी संचालित हो रही है। लगातार अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार सतर्क नजर आ रही है। अयोध्या में चल रहे निर्माण को अंतिम रूप देने का अब जो समय आ चुका है, उसी के तहत लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री हों, प्रमुख सचिव हों, अपर सचिव हों, सभी लोग पहुँचते नजर आ रहे हैं और निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़। मैनपुरी के एक युवक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। जहां आज के युवा लगातार सरकार को कोसते हैं या सिस्टम को कोसते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर वह सरकार को कोसते हैं। ऐसा ही एक कारनामा जो कि एक दिव्यांग युवक ने, जो कुराउली मैनपुरी जनपद के कुराउली का रहने वाला है, ये कुराउली का लाल एक ऐसा है जो युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। कुराउली के लाल ने की IAS की परीक्षा पास। कुराउली नगर के मोहल्ला धन नाजपुर निवासी राजेश तिवारी के दिव्यांग पुत्र सूरज तिवारी ने 917वीं रैंक पाकर कुराउली का नाम किया रोशन। और सबसे खास बात ये है कि इस युवक के, जो सूरज तिवारी है, इस युवक की 2017 में ट्रेन दुर्घटना में इसके दोनों पैर गंवा दिए थे और उसके बाद में एक हाथ की उंगलियां भी इसने गंवा दी थी। और इसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार ये अपना प्रयास करने लगा। इसने सोचा कि अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो कुछ खास
के लिए उसकी ज़िंदगी को बख्शा है। उसके पैर ही गए हैं मगर उसका हौसला नहीं टूटा है। उसने अपने हौसले के दम पर IAS की परीक्षा पास की और मैनपुरी जनपद में युवाओं के लिए एक मिसाल बना। और ये परीक्षा पास करने के बाद पिता राजेश तिवारी जो कि एक दर्जी हैं, कपड़े की सिलाई का काम करते हैं, बच्चों का लालन पालन पेशे से टेलर हैं और लालन पालन अपने बच्चों का ये अपना जो सिलाई करके लोगों के कपड़े की सिलाई करके ये लालन पालन करते हैं। और इनका जो बेटा था सूरज तिवारी, इसकी 2007 में रेल दुर्घटना में इसके दोनों पैर चले गए थे और एक हाथ की उंगलियां भी चली गई। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई हादसा किसी के साथ प्रकृति करती है और तो उसका हौसला टूट जाता है। मगर इस युवक ने जो कि सूरज तिवारी है, इसने एक मैनपुरी जनपद के लिए एक मिसाल पेश की है। और ये 1-2 दिन में ही जब इसका रिजल्ट आया, पता चला इसका IAS में सिलेक्शन हो गया है, तो इस युवक को जगह जगह से सभी सोशल मीडिया यूट्यूब वाले हों, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हों या प्रिंट मीडिया वाले लगातार युवक के यहाँ उनके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि मैनपुरी का नाम रोशन किया, जिनके दोनों पैर और हाथ, जिसका एक हाथ नहीं है, ऐसे युवक के जज्बे को सलाम किया है। और जहां मैनपुरी जनपद के सूरज तिवारी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं कि ऐसा युवक उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि अच्छे भले लोग जो सरकार को कोसते हैं और सिस्टम को कोसते हैं, कहीं ना कहीं असफलता जो उनकी होती है वो अपने आप को असफलता की कमी की वजह से ये नहीं समझते कि हमारे अंदर ही कहीं असफलता रह गई है ऐसी जो कि हम इस चीज़ में कामयाब नहीं हो। मगर ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कुछ करके दिखाया। तो मैनपुरी जनपद में युवा के लिए एक मिसाल बनकर सूरज तिवारी सामने आए हैं। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत ले चलते हैं, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, इनमें से घायल पशु तस्कर जावेद पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। बात करें इस मुठभेड़ की तो SOG और पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान जैसे ही कुछ जाते हुए लोगों को ललकारा तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। तो पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें 2 पशु तस्कर घायल हुए हैं। एक घायल पशु तस्कर का नाम जावेद, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित है, तथा दूसरा सलमान। बता दें कि चारों गिरफ्तार जो पशु तस्कर हैं दिल्ली के रहने वाले हैं और काफ़ी बहुत एक कुख्यात एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये पकड़े चारों पशु तस्कर हैं कुख्यात पशु तस्कर थे चारों, जो जनपद बागपत के अलावा अन्य स्थानों में भी जो पशु तस्करी क्या करते थे। बता दें इनके पास से जो बरामद सामान हुआ है उनमें 2 जो है तमंचे और भारी मात्रा में जो कारतूस बरामद हुए हैं, जिनके चलते पुलिस को एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसको मिली है। बता दें इन जो पशु तस्करों के पास से 2 गाड़ियाँ, इसमें एक स्विफ्ट और एक जो थार गाड़ी बरामद भी हुई है, जिसके चलते पुलिस ने एक राहत की सांस ली है। बता दें इनके पास से कुछ अवैध अन्य सामान भी मिला है, जिसको कह सकते हैं कि मांस भी मिला है, जिसकी जांच चल रही है कि वो क्या है, प्रतिबंधित पशु का मांस है अथवा कुछ और है। तो इस प्रकार से बागपत पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है कि कह सकते हैं कि जनपद बागपत की जो जब से नवागत जो SP नवागत कह सकते हैं कि 1 महीना पहले जिन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला था, नवागत भी कह सकते हैं, और 1 महीने पूर्व आए एक अर्पित विजयवर्गीय जो पुलिस अधीक्षक बागपत में आए हैं, जिनके चलते जिनके कुशल जो है कार्य निर्देशन दिशा निर्देशन के चलते बागपत पुलिस दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रही है, जिसके चलते ये अर्पित विजयवर्गीय का ही कुशल दिशा निर्देशन का कमाल है कि जिसके चलते बागपत में पुलिस द्वारा 4 अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय पशु तस्करों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बता दें इस मुठभेड़ में एक जो कांस्टेबल जिसका नाम अमित था वो भी घायल हुआ है। मैं कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र आने वाले देवगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव का है, जहां पर शराब पार्टी के दौरान 2 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद देखते देखते इतना ही बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं हत्या करने के बाद जो आरोपी दोस्त था मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सुमेरपुर थाना पुलिस को दी
मौके पर पहुंची सुमेरपुर थाना पुलिस ने जो युवक था उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम मौजूद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव से दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में भेजा है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज।